हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शुभम अग्रवाल। जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह आपका प्री मेंस निकल सकता है और क्या कुछ मैंने फॉलो किया उससे रिलेटेड सब कुछ मैं अपनी सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें 5 या 6 पार्ट आ चुके हैं और ये अगला पार्ट है। और इसमें बेसिकली बच्चों के डाउट जो मैंने पूछे थे, उनमें से सबसे लोगों का सबसे मेन डाउट जो आ रहा था कि भैया किस तरह टाइम शेड्यूल करना है, किसको कितना टाइम देना है, किसको क्या कुछ। वो चाहे बिगिनर हो, चाहे वो मीडिएटर हो और चाहे वो एडवांस हो लो। आपको पता है मैं 3 कैटेगरी में लेके चलता हूँ कि सबको एक लेवल का नहीं मानता। कोई अभी शुरू कर रहा है, कोई कब से शुरू कर रहा है, किसी में डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, तो सबके अलग अलग लेके चलता हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं ये नई वीडियो लेके आया हूँ कि आपको क्या कुछ कर सकते हो, आप क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और चलिए शुरू करते हैं। और 2x में देखना, क्योंकि फालतू ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मेन अपना पढ़ाई पे फोकस करो। और फिर भी जिस अगर मेनली पाथ देखो, कोई भी एसएससी का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, वो 4 5 जितने भी एग्जाम है, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज 11 या फिर जीडी वीडी, जितने भी एग्जाम है सबके लिए, एसएससी के जितने एग्जाम है उनके लिए 4 पॉइंट सबसे मेन है। ये 4 पॉइंट के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कुछ बच्चे होंगे जो ऑनलाइन दे रहे होंगे, कुछ बच्चे जो ऑफलाइन से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबको कि देखो, ऑनलाइन के फायदे भी है, नुकसान भी है। और वैसे ही ऑनलाइन के फायदे भी है और नुकसान भी है, तो दोनों के मैं मानता हूँ कि दोनों अपनी जगह सही है और दोनों अपनी जगह गलत भी है। तो वो आपको चूज करना है कि आपको बेनिफिट किस में क्या मिल रहा है। तो सिलेबस और मेनली बच्चों का हो चुका है जो 2025 के लिए कर रहे हैं। कुछ होंगे जो लगे पड़े रहेंगे, ठीक है। और बाद में सेकंड चीज है रिवीजन। रिवीजन तो जैसे कंपलसरी है। फिर बाद में पीवाईक्यू और फिर मॉक, ये 4 चीज है। 4 चीज ही फॉलो करनी है आपको मेनली एग्जाम क्लियर करने के लिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि इन किन बच्चों को ये वीडियो नहीं देखनी है। और कोई देखना भी चाहता है तो क्यों देखना चाहता है, रीजन मैं पहले कर देता हूँ। जिसने अपनी स्ट्रेटेजी पहले से बना रखी है, जो अपना डेली का शेड्यूल अच्छे से फॉलो कर रहा है, डेली का अच्छे से उसकी प्रोग्रेस हो रही है, मॉक में स्कोर बढ़ रहा है, वो ये बच्चे स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखें। मैं तो सीधा बोलता हूँ मत देखे, स्किप भी कर सकते हैं। और देखना है कि कोई किसी में कोई डाउट हो तो आप अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। और मेनली ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर तरीके से केवल इसी मतलब जॉब के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, एसएससी जेल को टारगेट या सीएचएसएल सीपीओ इनको टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली। वही बच्चे ये वीडियो देखे ऑलरेडी जो जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जॉब कर रहे हैं 9 to 5 9 to 6, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, बिकॉज उनके पास 5 6 घंटे मिलते हैं। अगर वो भी मेनली अगर वो पॉसिबल हो कि वो कर सके, तो उनके लिए वीडियो नहीं है, तो वो भी स्किप कर सकते हैं। जो प्रॉपर डेलिकेट है, पूरे 10 12 घंटे दे रहे हो स्टडी को, उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। और मेनली मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। मैं अब देखो, हर बच्चे का अलग अलग पॉइंट वीक भी होते हैं, अलग अलग उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, तो मैं हर बच्चे को तो नहीं ले सकता। तो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बनाया कि इतना तो बच्चों को, मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में करना चाहे, बिगनर हो कोई, वो तो वो प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है कि डेली का शेड्यूल उसको क्या करना है, ठीक है। और ये 6 दिन की होगी, जैसे कि पता है आपको कि संडे को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि रिवीजन और मॉक एक, बस इसके अलावा संडे को कुछ नहीं करना। संडे को जैसे 5 6 बजे तक पढ़ लो, लास्ट के 2 3 घंटे आप खुद का लिए निकाल लो। अभी 4 5 महीने की यही शेड्यूल चलना चाहिए आपका, जब तक प्री नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेली रूटीन में मैंने स्पेसिफिकली पहले मैं ये सोच रहा था कि पर्टिकुलर बताऊं कि 7:30 बजे आपको कैलकुलेशन करनी है, 8 बजे वो करना। पर फिर मैंने सोचा कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है, किसी को कैलकुलेशन अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को रीजनिंग, तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होगा। तो उस हिसाब से आप अपने जैसे मैंने बीच बीच में आप देखोगे 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, तो इसमें अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे लेना कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इस समय पढ़ना है। जिससे कि क्या है कि एक ऐसा होता है कि देखो, कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, कोई कोई बच्चा है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता था, मैं बोर हो जाता था। तो अब उससे पहले, इंग्लिश से पहले और इंग्लिश के बाद में मैथ्स रखता था या रीजनिंग रखता था, जिसमें मेरे को दोनों में इंटरेस्ट। अब इधर रीजनिंग मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिर मेरा इंग्लिश थोड़ा मेरे को बोरिंग लगता था, उसके बाद मैथ्स। तो क्या हुआ, दो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बीच में एक बोरिंग सब्जेक्ट रख दिया, तो मेरा क्या है, मन लगा रहता था पढ़ाई में और मन फिर डाइवर्ट भी नहीं होता था। ऐसे आप कर सकते हो कि आपको जो भी सब्जेक्ट अगर अच्छा लगता हो, उसके बीच में आप एक थोड़ा बोरिंग सा, जैसे जीके, कभी किसी किसी को बोरिंग लगती है यार क्या पढ़ते जा रहे पढ़ते, तो उसको बोरिंग को बीच में डाल दो, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद के हिसाब से ये बनानी है। मैंने केवल ये बता दिया कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। जल्दी उठो जल्दी सो, सबसे मेन चीज है। इससे बेस्ट कुछ ही नहीं है। मेरी खुद की बता रहा हूँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो रात को भी पढ़ते हैं। अब उनका वो अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना कि मेरे को रात को करना है, तो मैं कितने बजे उठूं, कितना
शेड्यूल ये रखना, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सरसाइज भी करते हैं, मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करा, मैं सीरियसली बोलूं, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, मेरे को देख के भी लग रहा होगा कभी एक्सरसाइज नहीं करी। मैं सीधा डेली रूटीन सुबह का करके और डायरेक्ट लाइब्रेरी जाता था। मेरा सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं कभी घर पे, आज तक मेरे घर पे पढ़ाई होती भी नहीं, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था। पर्टिकुलर मैं हमेशा से लाइब्रेरी ही रहा हूँ, 3-4 साल जितने भी मैंने लगाए तैयारी में, मैं हमेशा से लाइब्रेरी ही रहा हूँ। लाइव जितना पढ़ा है मैंने सब लाइब्रेरी में पढ़ा है, मैंने घर पे एक एक शब्द भी नहीं पढ़ा आज तक। मेरे घर पे पढ़ाई होती भी नहीं है। तभी तो वीडियो में कभी कभी लेट हो जाती है, और फिर तबीयत भी 2-4 दिन से खराब थी, तो इस वजह से भी रीजन था। और तो 7 से 8, 7 या 8 बजे आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। कुछ कुछ बच्चे जो एक्सरसाइज करते हैं वो 8 बजे आ जाएंगे, जो नहीं करते वो जल्दी उठ कर 7 बजे लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी घर पढ़ते हैं घर, जो जैसा भी आपको सूटेबल। मैं नहीं कह रहा कि लाइब्रेरी जाओ, एक हाँ पर लाइब्रेरी में एक एनवायरमेंट मिलता है आपको, कंपटीशन दिखता है, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है फिर। तो इसलिए आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो, आसपास कोई हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी घर पे भी पढ़ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें कुछ चेंज मत करना। उसमें कुछ एडवांस ऐड करना हो तो वो कर सकते हो, कि मेरा कुछ शेड्यूल खराब हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए बनाई है मैंने मेनली वीडियो। तो क्या करना है, 7 या 8 बजे आपको स्टार्ट कर देना है, उसके लगातार 3 घंटे, आपको लगातार 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे में आपकी चॉइस है, आपने कैलकुलेशन कर ली, आपने वोकैब कर लिया, आपने रीजनिंग का कुछ पढ़ लिया, आपने मैथ्स, तो वो आपको सेलेक्ट करना है कि 3 घंटे में मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा इफेक्टिव निकल के आए। ठीक है, फिर 15 मिनट का गैप लिया। अब 15 मिनट के लिए आप चाहे चाय पी के आ गए, थोड़ा सा टहल के आ गए बाहर, थोड़ा घूम के आ गए, थोड़े दोस्तों से बात कर लिया, कुछ 15 मिनट का ब्रेक करके खुद को एकदम रिलैक्स कर दो। और ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग कहते हैं 1 घंटे बाद ब्रेक लो, माइंड नहीं चलता, सब सब 4-5 महीने के लिए सब भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इन चीजों से। मैं लगातार बैठ के और पढ़ता ही रहता था, मैंने आज तक ऐसे नहीं करा कि 10 मिनट छेड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है, मोबाइल मोबाइल को थोड़ा सा, मतलब ऐसा है कि उसको बाद में बताऊंगा, मोबाइल से रिलेटेड भी 2-4 पॉइंट मैंने रखे हैं कि उनको करना क्या है। तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखना अपने से, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्शन होता है उससे। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे लगातार पढ़े। 2 घंटे एकदम स्लॉट दे दिया, समझ लो 2 घंटे पूरा मैथ्स को दे दिया, ठीक है। फिर ब्रेक ले लो 2 घंटे का, उसमें आपको सोना है, खाना खाना है, जो भी करना है, घर जाना है। 2 घंटे का आपने प्रॉपर ब्रेक ले लिया। 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर 3 घंटे की एक सेटिंग लेनी है। 3 घंटे में जैसे सो के आओगे, थोड़ा ऐसे आओगे, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लो, एक थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है। देखो आप इतना पढ़ के 2 घंटे का ब्रेक, तो माइंड फ्रेश, ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो आपको बोरिंग लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है। पर ऐसा है कि 2 घंटे का प्रॉपर ब्रेक के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए नींद वींद आ रही है, वो काम भी नहीं करना। क्योंकि 2 घंटे के ब्रेक में मैं 15 से, ये मान लो आधा 1 घंटा का सोना है बस, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसा सोना है कि ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऐसे होगा कि माइंड काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप 10 दिन करोगे ये चीज, 10 से 15 दिन, तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ऐसा ही होगा। मैं स्टार्टिंग में मैं अपना बताता हूँ। मैं पहले लाइब्रेरी जाता था जब मेरा मेंस आने वाला था, उससे लगभग 4-5 महीने की पहले की बात है। मैं लाइब्रेरी जाता था 8:30, 8 साढ़े 8 जाता था। लेकिन फिर प्री आया, मेंस आया, तो मैं सुबह 6 बजे उठ के और 7 बजे लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। 7:10 या 7:15 तक तो मेरे को कैसे पहुंचना है, अगर मैं 5 मिनट भी लेट होता था ना, मेरे को रिग्रेट होता था कि यार हाल 5 मिनट चले गए। तो ये सब ऐसे नहीं होगा, आपको जब पूरा ऐसे लगना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को चाहिए सिलेक्शन, तो ये सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने कहा 3 घंटा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लेना है, आपको बाहर घूम के आना है, आपको चाय वाय पीनी है दोस्तों से। मतलब ज्यादा भी नहीं कि दोस्तों से एकदम पूरी जीडीपी की बात कर दी आपने, इतना सब कुछ भी नहीं। इफेक्टिव होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन, फालतू की बातें भी नहीं। फिर 3 घंटे लिए, और 3 घंटे मेरे हिसाब से 10 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे। 10 बजे बाद आधा 1 घंटा मोबाइल अगर देखना है थोड़ा बहुत देख लो, ऐसे कोई नहीं, माइंड थोड़ा ठीक करने के लिए। तो आधा 1 घंटा देख लो, 11 बजे सो जाओ, वही फिर सुबह उठो। तो ये मेरे हिसाब से एक परफेक्ट शेड्यूल है, जिसमें आपने 10 से 11 घंटे निकाल लिए। लोग बच्चे कहेंगे 10 से 11 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है, पर करना पड़ेगा आपको। आपको करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, एक तरह से मान लो। लेकिन जिसने पहले से शेड्यूल बना रखा है, चाहे वो 8 घंटे है, और उसमें अगर उसको इफेक्टिव निकल के आ रहा है, तो वो मत करना। इसके बाद मैंने बिगनर के लिए बनाया कि उसको बेसिकली, मतलब सबके लिए बनाया है, तो बिगनर को क्या करना है, ये चीज मेरे को लगता है स्टैंडर्ड है। जिसको नहीं पता वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जिसने खुद की स्ट्रेटेजी बना रखी है, खुद को हिसाब से किसी चीज में अच्छा है, तो वो मत करना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन को 30 मिनट देनी है आपको, सबसे पहले नहीं, मतलब आपके हिसाब से कभी भी दे दो, पर सुबह का टाइम बेस्ट मानता हूँ क्योंकि माइंड एक्टिव रहता है। वोकेब को 1 घंटा देना है। फिर रीजनिंग को 1 घंटा, बिगनर के लिए बोला है रीजनिंग के लिए, ठीक है, 1 घंटा, और कोई जल्दी भी हो जाए तो कर लेना, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर 1.5 घंटा। इंग्लिश माध्यम आपको प्री में काम इतनी नहीं आएगी जितना मेंस में काम आएगी, मेंस में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको प्री का ही नहीं सोचना। प्री के बाद मेंस में 2 से 3 महीने का गैप मिलेगा, और उसमें आप इतना सब कुछ नहीं कवर कर पाओगे, तो आपको प्री से ही, मतलब अभी से ही करना पड़ेगा जब आप मेंस में बैठोगे तब के लिए। तो इंग्लिश माध्यम ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश माध्यम बेस्ट है। तो वहां से आप 30 मिनट वो पैसेज पढ़ा, उसका मतलब समझा, थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। मैथ्स के लिए 3 घंटा सफिशिएंट मैं मानता हूँ, इतना है। और जीके को 2 घंटा, और रिवीजन जो सब कुछ पढ़ा है पूरा रात को ट्राई करो, रिवीजन या तो रात को रखो या सुबह पहले करो। दोनों में से एक स्लॉट रिवीजन के लिए रखो, या तो स्टार्टिंग या एंडिंग, 2 घंटा प्रॉपर रिवीजन के लिए रखो। जिससे क्या है,
जितना आपने पढ़ा है ना पहले दिन, या जैसे संडे को तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए प्रॉपर 2 घंटा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर हो, इसलिए रिवीजन के 2 घंटे दिए। नहीं तो आगे देखना मैं एक एक घंटा भी दिया है रिवीजन के, क्योंकि इतना कुछ लगता नहीं है कि 1 घंटे में सब रिवाइज हो जाता है, इतना ही लगता है लगभग लगभग। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें मैंने मॉक काउंट इसलिए नहीं करा है क्योंकि आप बिगिनर हो। जब आप थोड़े से अच्छे हो जाओगे, जब आपका 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे कि आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मेरे को लगता है 30 से 40, क्योंकि रीजनिंग में इतना कुछ खास है नहीं, और एक आधा चीज इनमें आप टाइम कम कर करके तो लगभग 1 से 2 घंटा मॉक के लिए भी निकाल लोगे। फिर उसके बाद मीडिएटर के लिए, मीडिएटर को क्या करना है, वोकेब पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मीडिएटर वो बच्चे मैं मानता हूँ जिन्होंने प्री दिया हो निकला नहीं, या मेंस दिया हो निकला नहीं, जो थोड़े से मैंने बताया था कैटेगरी 130 से 150 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उनका क्या है, उनको अपनी कमियों पे पेन फोकस करना है। देखो मैंने स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, जिनमें अभी जैसे कुछ बच्चे का होगा जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में हर बार नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो रीजनिंग को हटा देना, उसकी जगह जो टॉपिक वीक है उस पर दे देना, या फिर रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगा लेना। या मैथ्स में जैसे 2 घंटे दिया मैंने, अब आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शनल मॉक लगा लो, या फिर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर लेना। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है मैंने। इसके बाद जिसमें आपकी आप स्ट्रांग हो ना उसको हटा देना, उसकी जगह उसका सेक्शनल मॉक रख देना, और जो बचा टाइम है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में देना जिसमें आपके कम आ रहे हैं। ठीक है, इस ये एक स्टैंडर्ड टाइम में मानता हूँ कि ये आप फॉलो करो। जैसे वोकैब को 1 घंटे ज्यादा देने, 1 घंटे से भी ज्यादा देना, मेरे को लगता है 1 घंटा कम है वोकैब में, क्योंकि एंड ऑफ द डे 3 से 4 महीने पढ़े आपको वोकैब की जो ब्लैक बुक मैंने बताई थी वो कम से कम एक तो मिनिमम है, 2 से 3 बार तो आपको पढ़नी पड़ेगी, जब आपके आप दिमाग में अच्छे से काम करने लगेगी। स्टार्टिंग चाहे 20 वर्ड से करो, फिर 50, वो 30 40 50 तक पहुंचे कि एक दिन में 50 भी हो रहे। मैंने एक एक दिन में मैंने जैसे सुबह में वोकैब पढ़ता था, फिर शाम को भी वोकैब पढ़ता था, सुबह भी 50 कर रहा हूँ, ईडीएम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड, सुबह 50 50 और शाम को भी 50 50, तो एक दिन में 100 भी करे मैंने। रिवीजन के तौर पे बहुत ईजी हो जाता है, जब क्या एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो रिवीजन के तौर पे ये बहुत ईजी लगने लगता है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे होते हैं कि मॉक में मिल जाते हैं और याद होने लग जाते हैं। तो मैं मेरी ये रहती थी। तो आपको वोकैब मैंने बताई दी, कैलकुलेशन बताई दी। इंग्लिश में आपको 1 घंटा, इंग्लिश में पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पूरे टॉपिक के पीवाईक्यू भी निकाल लिए। ऐसा हो कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो 1 घंटे में एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन उसके वो क्वेश्चंस निकाल लिए, पीवाईक्यू कर लिए, कुछ भी कर लिया क्वेश्चन। लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन जरूर लगाना है, इंग्लिश में जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है, नरेशन हुआ, ये नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब, ये सबके क्वेश्चन जरूर लगाना। फिर इंग्लिश माध्यम मैंने 1 घंटा इसलिए दिया है कि इंग्लिश माध्यम का जो आप देखोगे ना, अगर किसी ने अगर परचेज कर रखा हो तो उसमें 3 4 पीडीएफ दी जाती है। मैंने खुद ने भी परचेज किया था इंग्लिश माध्यम का, तो 3 4 पीडीएफ दी जाती है। एक एसएससी से रिलेटेड 3 पीडीएफ होती है उसमें, तो तीनों को पढ़ो, क्योंकि आपको है ना एंड ऑफ द डे प्री पास नहीं करना है, मेंस पास करना है। और मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग जो बनानी है ना, वो इसके थ्रू हो आराम से हो जाएगी। मैं आराम से तो नहीं, मतलब कोशिश तो करनी है, पर हो जाएगी। बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेरा इंप्रूवमेंट पहले से लेकर, जब मैं पिछली बार जब दिया था 2023 का मेंस दिया था, तब मेरे इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर थे, बहुत मतलब ये मान लो कि 100 110 के आसपास थे, इतने ही थे। लेकिन इस बार आपने देखा कि 131 नंबर कुछ थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था ना, तो आप देख सकते हो इतना इंप्रूवमेंट कैसे हुआ। मैंने इंग्लिश माध्यम को अच्छे से पढ़ा है, तो इस टाइम मैंने बहुत, मतलब मेरे कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी गलतियां होती थी, वो मैंने सुधारी है। तो ये सब आपको भी करना पड़ेगा, जहां आपकी कमी है ना उसको इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, मैथ्स 2 घंटे, जीके 2 घंटे। जीके में क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते, लेकिन जीके में नंबर कम हो जाते, तो जीके के लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि परमार सर का पीवाईक्यू बैच मार्च या अप्रैल में लॉन्च होने वाला, वो भी देखना है। साथ में अगर आप अभी फ्री हो तो पीवाईक्यू बैच पहले वाला भी देख सकते हो, और जो उनके कोर्स है वो उसका रिवीजन करो, जो आपने नोट्स बना रखे उसको रिवीजन करो। या फिर वो पिनेकल में वो जो पीवाईक्यूज दे रखे उनको पढ़ो। तो वो सब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको खुद को करने पड़ेंगे। मैं इसमें, और क्योंकि अलग हर बच्चे का अलग अलग होता है। अब मैं 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जैसे कि पता है आपको 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब हर बच्चे की अलग अलग सोच है, किसी को क्या अच्छे, तो सबका नहीं बता सकता मैं। तो जितना मेरे को आइडिया लगा तो उतना मैंने बना दिया। और फिर बाद में रिवीजन को मैंने 1 घंटा ही दिया, क्योंकि आप मीडिएटर हो, आपने मतलब पहले से कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपको कुछ वैसा तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट है। आपको सिलेबस की, आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा तो उसके सारे एक बार पढ़ लिए, जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो और मॉक में मैंने 2 घंटे मॉक लास्ट में लिखा है, बाकी मॉक आप लास्ट में कभी मत देना, रात को स्टार्ट डे के स्टार्टिंग में जैसे आपने कैलकुलेशन कर ली या रिवीजन कर लिया, उसके बाद मॉक मॉक उस सुबह के दौर पे दो, रात को कभी मॉक मत देना। फिर सबसे मेन एडवांस वाले बच्चे जिनके स्कोर मैंने बताया था 140 या 150 के ऊपर आ रहे हैं, उनको मेंस पे भी फोकस करना है और प्री में भी फोकस करना है। मेंस का भी 1 2 मॉक देने हैं। तो ये केवल प्री वाले के हिसाब से मैंने बनाया, वैसे मेंस भी आ जाएगा इसमें काउंट होके। तो कैलकुलेशन वोकैब, वोकैब पे मैंने 2 घंटे इसलिए लिख दिए कि उनको अब देखो रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे वोकैब में, आप जैसे ब्लैक बुक कंप्लीट हो गई, फिर 2024 या 24 में या 25 के स्टार्टिंग में जितने भी एग्जाम हुए, सीजीएल मेंस हुआ या सीएचएसएल मेंस हुआ, जितनी वोकैब है सबको सल्टा दो, जितनी जल्दी हो सल्टाओ।
और रिवीजन करना स्टार्ट करो। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा होता था मेरे साथ, जैसे मैंने आज कर लिया, फिर मेरा कल मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी मन मार के करना पड़ता है। सिलेक्शन चाहिए ना, तो करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही होगा कि पहले दिन कर लिया, पहले दिन बूस्ट होके भैया ने बताया था, पहले दिन बूस्ट होके स्ट्रेटेजी अपना ली, दूसरे दिन बूस्ट होके कर ली, तीसरे दिन फिर ऐसे हो चलते हालत, यार नहीं यार बहुत मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है, तभी तो सिलेक्शन चाहिए। 3-4 महीने बच्चे प्री में करो, लग जाओ। 100 दिन के करीब बचे मेरे को हिसाब से, मेरे को जहां तक मैंने आइडिया लगाया था, 100-110 के आसपास दिन बचे। लग जाओ मेहनत पे, ये 100 दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। मैथ्स को मैंने 1 घंटा दिया है, क्योंकि आप वैसे एडवांस वाले बच्चे हो। मैथ्स में जो जो टॉपिक वीक लगे, जैसे आपको पता ही लग गया होगा अब तक कि आपने कौन से टॉपिक वीक है, तो उस पर वर्क करो। रीजनिंग में मेरे हिसाब से, रीजनिंग तो मैंने लिखने के लिए लिखा है, रीजनिंग में जो एडवांस वाले बच्चे मेनली हो ही जाते हैं। जैसे अभी मेंस में होता है ये अजम्पशन वाले क्वेश्चन, तो इन पे ज्यादा फोकस करो। तो केवल प्री के बारे में मत सोचो अभी आप एडवांस वाले बच्चों, आप मेंस के बारे में भी सोचो। जीके को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया 3 घंटे, बिकॉज नंबर एडवांस वाले बच्चों के मेरे को जहां तक लगता है ना, जीके में ही कट रहे होंगे या इंग्लिश में कट रहे होंगे, ये 2 ही सब्जेक्ट मेरे को लगते हैं। तो उन पे ज्यादा फोकस करो, उनको कैसे इंप्रूव कर सकता है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने 2 घंटे दिए, तो वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि क्या कुछ मैं यहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे एंटोसिनो हुआ, या फिर जैसे क्लोज टेस्ट हुआ कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, फिलर्स कैसे बढ़ सकता हूँ, पैसेज पैसेज का मतलब कैसे समझ सकता हूँ, क्वेश्चन आ रहे हो उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ, पैसेज की थीम कैसे समझ सकता हूँ। तो वो सब कैसे होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2 घंटा दो प्रॉपर, उसको 2 घंटा दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। रिवीजन का 1 घंटा, और इसमें शायद मैंने मॉक लिखा नहीं, तो मॉक अपने हिसाब से देख लेना। मॉक को एडवांस वाले बच्चे मॉक में ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, 1 घंटा मॉक का होगा, और मेरे हिसाब से आधा घंटे के अंदर उसका रिवीजन भी हो जाएगा एडवांस वाले बच्चों के लिए। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और जिस दिन मेंस का पेपर, जैसे मैंने बता रखा, 2 या 3 आपको मेंस के पेपर भी देने हैं अभी के टाइम, तो उसका भी हो जाएगा 2 घंटा प्रॉपर मॉक और 1 घंटा उसका एनालिसिस, तो वो भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट रखे कि ये तो आपकी पूरे दिन का शेड्यूल होगा कि आपको क्या कुछ फॉलो करना है, क्या कुछ करना है, कि स्टैंडर्ड टाइम मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी ऐसे होते हैं ना कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ थिंकिंग भी आ जाती है, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, कितना घंटा पढ़ना है। या फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी ना एक टू डू लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने भी बना रखी थी। मैंने बना रखी थी, देखो ये मेरी एक कॉपी है, इसमें मैंने ना टू डू लिस्ट भी बना रखी थी। एक सेकंड, आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, ये मैंने अपनी लिस्ट बना रखी थी कि मेरे को आज आज ये करना। और फिर मैं जब टिक करता था ना, तो रात को जब मैं टिक करता था, मतलब रात को नहीं, मैं जैसे एक एक चीज होती गई और फिर मैं एक एक को टिक करता गया कि आज चलो मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, फिर मैंने वोकैब कर ली, फिर मैंने मैथ्स पढ़ ली, फिर मैंने रीजनिंग, तो ऐसे करता था ना। और फिर लास्ट 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 में जाके रात को देखता था ना, तो मेरे को लगता था यार हाँ मैंने एक इफेक्टिव दिन निकाला, कुछ मैंने किया है। तो एक आप टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को आज आज का मेरे को ये करना है। डेली का एक सुबह आओ या फिर रात को जाते वक्त एक पूरा टास्क लिखो कि मेरे को ये आज के दिन करना है, ये मेरा पूरा 10 से 12 घंटे का जितने भी मेरे को पढ़ना है, ये मेरा शेड्यूल है, ये कंप्लीट करना है। माना स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 5 चीजें लिखी, 10 चीजें लिखी, उसमें से आपकी 7 ही कंप्लीट हुई, लेकिन एटलीस्ट आपको ऐसे लगेगा ना कि जो मैंने पिछला दिन जो मैंने बिताया है उससे अच्छा तो अगला दिन गया है, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है। एक बात बताओ, जब आप 7 चीज पूरे ध्यान से कर रहे हो, तो पिछले दिन से तो बेहतर ही कर रहे हो। जैसे आज आपकी 7 हुई, पर आपको समझ में आया नहीं यार इस चीज में नहीं, अगले दिन 8 होगी, फिर 9 होगी, 10 होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी टू डू लिस्ट भी कंप्लीट होगी। कभी होता है बहुत से बच्चे के साथ बना लेते 10-10, 7 भी नहीं होती। पर ऐसे नहीं कि भैया ने बोला था 7 कंप्लीट कर ली बहुत खुश है, नहीं, जितना आपका मैक्सिमम एफर्ट है ना, जितना आप मार सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है, तो टू डू लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ कि बनाओ, और उसको डेली की डेली करो। फिर आपको रात को सोते समय भी लगेगा हाँ यार कुछ इफेक्टिव बन गया। मेरे साथ होता था और मैं बहुत खुश रहता था जब मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती थी। 10 से 11 घंटे मेरे को लगता है कि अब 3-4 महीने बढ़े और सब कुछ छोड़ दो यार। 10 से 11 घंटे प्रॉपर अच्छे से पढ़ो और स्ट्रेस फ्री हो जाओ यार। कुछ ऐसे फैमिली प्रेशर भी रहता है किसी किसी का, वो भी। पर आप अब सोच नहीं है ना कि घुस गए अब इस तैयारी में, तो 3 से 4 महीने बिना किसी कोई ताना भी दे रहा है, कोई घर वाले, जैसे अभी रिपीटर है, मैं खुद भी था, 3-4 साल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सब जगह से प्रेशर आता है, फैमिली वाले रिलेटिव है, तो ये सब मत सोचो। अभी 3 से 4 जो महीने हैं पूरा फोकस कर लो। जब एंड ऑफ द डे आज मेरा रिजल्ट आ रहा है तो आज घर वाले भी सब खुश है, तो स्ट्रेस फ्री रहा करो। और कट ऑफ का मत सोचो, जैसे अभी 153 कट ऑफ गई थी जनरल की, जनरल को लेके चल रहा हूँ मैं, तो भैया इस बार भी अगली बार भी इतनी कट ऑफ जाएगी। एक बच्चे का आया था मेरे मन में, भैया इतनी कट ऑफ जा रही है मैं कैसे करूंगा। अब कैसे करूंगा, अगर यही सोच में तुम निकाल दिए तो आज आज सोच रहे हो, कल भी ये सोच रहे हो, दिमाग में ये चलता जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है यार, कट ऑफ इतनी जाती है, हाल मेरे से ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, ये तो ईजी है। तो ये सब थिंकिंग दिमाग से निकाल दो प्रॉपर। मैं मानता हूँ कि फ्रेशर बच्चे जो अभी से तैयारी करना शुरू करें, उनको 3-4 महीने में करना, मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल ही लगता है मेरे को, लगभग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट मतलब कोई अच्छा ही बच्चा निकल जाए कुछ ही, तो फिर पॉसिबल है। तो अब उस बच्चे को, लेकिन जो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इससे 2026 में बहुत फायदा होने वाला है। मतलब वो बच्चा बहुत से बच्चों से बहुत आगे निकल सकता है अगर ये सब फॉलो करे 3-4 महीने। केवल मैं कह रहा हूँ 3-4 महीने भी फॉलो करेगा ना, तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा, उसको एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि क्या एसएससी, क्या कहाँ मैं स्कोर कर सकता हूँ, क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये मत सोचो कि 2025 में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ो।
मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, जितना बेस्ट दे सकता हूँ मैं उतना बेस्ट दे दूं, बस इतना थिंकिंग लेके आपको काम करना है। और फिर वैकेंसी कितनी आएगी, जैसे 2022 में आई थी 36,000, 2023 में आई थी 8-9 हजार के करीब, और इस बार आई है 18,000। तो भैया इस बार वैकेंसी 18,000 नहीं आएगी, इस बार केवल 8-9 हजार आने दो। अपन को कितनी पोस्ट चाहिए, केवल एक पोस्ट चाहिए। आप पूरी तरह से लग जाओ झोंक के। अब चाहे कितनी भी वैकेंसी है, वैकेंसी पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल क्या है, अपन खुद पढ़ सकते हैं, अपन खुद स्कोर कर सकते हैं, अपन इतना ही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन। तो अपन को केवल फोकस करना है, केवल कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्या देके आऊं, कितना मैं बेस्ट दे सकता हूं कि मेरा स्कोर इतना आ जाए। मेरे को एक ही वैकेंसी चाहिए 8,000 में, मेरे को एक वैकेंसी ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। पूरे 8 के 8 मेरे को नीचे 8,000 की, मेरे को एक वैकेंसी चाहिए और वो मैं निकाल लूंगा, ये सोच के चलो तब होगा। फिर अटेम्प्ट, कई कई मॉक ऐसे होते हैं, या कई कई पीवाईक्यूज या कई कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, समझ रहे हो। जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात करूं मैं यहाँ पर, बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, तो क्या उनमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं होता, होता है ऑब्वियसली। कई कई शिफ्ट होती है जिसमें 20 भी प्लस होते हैं, 22 प्लस, 25 प्लस भी होते हैं, 30 भी प्लस देखे मैंने। तो कैसे हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपकी हार्ड शिफ्ट थी, आपके अटेम्प्ट कम रह गए। तो समझ रहे हो, पेपर बहुत अच्छा लेवल का बनाया गया था। और कोई कोई ऐसे शिफ्ट होती है जो बिल्कुल ही बच्चे अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन का नहीं हो रहा, बल्कि कई कई बार तो एक आधा माइनस भी हो जाता है। तो पेपर का लेवल उस दिन डिसाइड करेगा कि आपका कितने अटेम्प्ट करने, कितने नहीं करने। कभी भी ये मत सोच के चलो कि मेरे को 100 में से कम 80 अटेम्प्ट करके आने हैं, तभी मेरा सिलेक्शन। नहीं नहीं नहीं, किसी दिन 70 अटेम्प्ट करोगे तब भी आपको हो जाए, और किसी दिन 80 के 85 भी अटेम्प्ट करोगे तब भी नहीं होगा। तो अटेम्प्ट पे कभी फोकस मत करो, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। फिर ठीक है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बोल दिया था कि खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, कि अगर खुद की स्ट्रेटेजी जितनी होगी ना, खुद का, लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी मत बनाओ कि आप 10-12 घंटे से सीधे 6 घंटे पढ़ने लगे। वो स्ट्रेटेजी भी कोई काम की नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो कोई काम की भी है। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिसमें इफेक्टिव रिजल्ट निकले, एंड ऑफ द डे आपको सुकून की नींद आए। तो ऐसा कब होगा, जब खुद की स्ट्रेटेजी भी बनाओ, मतलब प्रॉपर तरीके से, कि टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कि हाँ भाई अगर मैं मैच उस समय पढ़ रहा हूँ 2 घंटे, तो प्रॉपर मैच में मेरा, हाँ भाई इससे मेरे को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, एक आउटकम आ रहा है। ठीक है। और सबसे मेन मैंने मोबाइल बोला था, जैसे इंस्टाग्राम हुआ या फिर कोई ट्विटर, ये फालतू आजकल जैसे कंट्रोवर्सी सबको पता है, इन सब चीजों से दूर रहो। अब वैलेंटाइन डे सब खत्म हो गया, इन चीजों से आप दूर हो जाओ, जितना बेस्ट होगा उतना। हाँ, आपका किसी का रिलेशन है, टाइम एक प्रॉपर दे दो कि हाँ भाई मैं तेरे से आधा घंटा हुआ है, तो ये सब शुरू कर दो। ये सब मोबाइल को है ना एकदम साइड में रख दो, कोई काम का नहीं है। मेरा जब था ना, मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके साइड में पटक दिया था, प्री मेंस जब भी था मेरा, मैं साइड में पटक दिया था। मेरे को नहीं चाहिए फालतू, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना चाहता। यूट्यूब पे भी मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, बस मेरी जो मैं स्कोर कार्ड था, या मैं कभी लाइव देता तो मैं यूट्यूब चालू करके और वैसे कर देता था। मैं ज्यादा कुछ, कभी मेरे देख क्या हो गया आप पुराने, कि मैंने कुछ एडिटिंग करी या कुछ कुछ नहीं, मैं रॉ मटेरियल उठा और डाल दी। जैसे आज है, आज मैं उठाता हूँ डाल देता हूँ, मेरे को इतना कुछ फालतू चीजों पे फोकस करना ही नहीं है। जिसपे जो मेरे को, जो मेरी लाइफ में आगे काम आएगा, मैं उन पे फोकस करूँ ना। ये क्या इंस्टाग्राम क्या काम आएगा, क्या यूट्यूब पे फालतू, ये सब छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। और जितना ज्यादा मोबाइल से दूर रहोगे, इसको साइलेंट मोड पे डाल के साइड में रख दो। घर वालों को बोल दो जब जरूरत हो तब मैसेज कर दो या कॉल कर दो, तब जरूरत हो एकदम की कुछ काम है। बाकी सब फ्रेंड व्रेंड से थोड़ा दूर रहना। एंड ऑफ द डे, चार, जब 6-7 महीने मेंस का स्कोर कार्ड आएगा या जब आएगा, सब अपने साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं नहीं जाने वाला। फिर फिर बच्चे ज्यादातर ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं कि, मतलब मैं मानता हूँ कि 1-2 जनों की स्ट्रैटेजी वीडियो 3 जनों की देख लो, फिर खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम देखे जा रहे हो, नहीं यार इसकी इफेक्टिव नहीं है, नहीं है, तुम देखे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है 100 दिन में। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, सबसे मेन है। कोई भी जो सेलेक्टेड, जैसे मैं केवल तुम्हें बता सकता हूँ कि ये फॉलो करो, इससे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। करना तुम्हें ही है सब कुछ, ऐसे नहीं कि कोई दूसरा के करेगा। फिर आज इस टीचर से पढ़ लिया, आज इस टीचर से पढ़ लिया, आज इसका, आज प्रॉफिट लॉस इससे पढ़ लिया, परसेंटेज इससे पढ़ लिया, ये मत करो। एक टीचर को फॉलो करो, प्रॉपर उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, प्रॉपर उसकी सोचो। मैथ्स का करना है, मैं कह रहा हूँ मैथ्स के लिए गगन सर, अगर कोई जैसे गगन सर से पढ़ता आ रहा है तो गगन सर को फॉलो करो। जैसे वो भूतेश सर है, उनसे फॉलो करो। तो स्ट्रिक्टली एक टीचर को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। सोर्सेज, आज ये बुक खरीदे, आर्किजन की खरीदे, आज पिनेकल की खरीद रहे, कल उसकी खरीद रहे, राकेश यादव की। तो ये मत करो, एक ही सोर्स फॉलो करो, क्योंकि एसएससी, मैं आज के टाइम पे कह रहा हूँ, इतना हार्ड एग्जाम नहीं है। नहीं है, क्योंकि आप मेंस की कट ऑफ देखो कितने, 390 में से 310, मैं मानता हूँ कट ऑफ बहुत ज्यादा है। लेकिन उस पेपर को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कट ऑफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार में, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे। रीजन ये है, मेरे 4 साल का भी मेरा रीजन, मेरे कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी यही हो सकता है। लेकिन जब मैंने एक स्ट्रेटेजी खुद की बनाई, खुद का करा, तो मेरा स्कोर कार्ड आप देख ही सकते हो। फिर टाइम वेस्ट मत करो फालतू बातों में, कुछ नहीं है टाइम वेस्ट। कहीं भी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, घंटे भर ले जा रहे हो, दोस्त के साथ कहीं मॉल पे घूम के आ रहे हो, सब छोड़ दो। कोई नहीं, शादी में जाके आ रहे हो, शादी में आज है और 4-4 दिन वहीं पे पड़े हो, कोई मतलब नहीं है, सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 महीने सब छोड़ दो, सब हो जाएगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मैंने बता दिया कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, सबसे बेस्ट है। घर वालों का भी डिस्ट्रक्शन नहीं रहता, सब बिल्कुल एकदम दिमाग फ्री होके और पूरा अपने पढ़ाई में लगा दो। तो ये थी मेरी एक स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे टाइम मैनेज करना है।
इससे ये वीडियो यही खत्म होती है। और आने वाले टाइम पे मैं और भी मॉक से मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हॉलीवुड, द पंडित या आरबी सर का जैसे मॉक आता है, तो उसको एक बार एनालिसिस करके बताऊं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो स्कोर, कैसे आपको पेपर टैकल करना है। तो आने वाले टाइम पे मैं वो भी करने वाला हूँ, और भी मतलब बहुत कुछ प्लान है मेरे, पर थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो बाकी अब टाइम टू टाइम आती रहेगी, और बाकी कोई डाउट हो तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन अपना रहता ही है, और मैं मेनली रिप्लाई देता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम एक्टिव है ही, और टेलीग्राम पे भी मैं सबके रिप्लाई देता रहता हूँ। तो थैंक यू।